काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से इस तरह की चर्चा चल पड़ी है कि पाकिस्तान का इसमें गेम है। पाकिस्तान अचानक ऊंची चौकी पे चला गया है और भारत की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई है अफगानिस्तान में। तो ये तो एक हकीकत है कि पाकिस्तान को फ़ायदा तो इससे हो रहा है, लेकिन तालिबान जैसे जो संगठन है, कट्टरपंथी संगठन, वो किसी देश का बहुत समय तक कोई फ़ायदा कर पाएंगे या पाकिस्तान को इससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा, इस बारे में ये एनालिसिस है जो कि जिसके बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान को भी देर सवेर चुभेगा ही तालिबान का आना। बिजली की कौंध की तरह अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान का काबिज होना पूरी दुनिया की लोकतंत्र प्रेमी जनता के लिए बुरी खबर है, लेकिन भारत में इसे लेकर कुछ अतिरिक्त चिंता भी है। वे जब पहली बार पावर में आए थे तब कश्मीर में उग्रवाद अचानक कुछ ज्यादा ही ताकतवर दिखने लगा था। साथ ही पाकिस्तान की दीदा दिलेरी भी बहुत बढ़ गई थी। इसका नतीजा हमें कंधार विमान हाईजैक और करगिल युद्ध के रूप में देखने को मिला था। दूसरी तरफ ऐसी आम धारणा है कि अफगानिस्तान के तालिबान के हाथ में चले जाने से पाकिस्तान की पांचों उंगलियां घी में दिखने लगेंगी। आखिर इस संगठन को खड़ा करने और नाटो फौज के सामने 20 साल तक इसमें जान बचाए रखने में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की अहम भूमिका रही है। लेकिन गौर से देखें तो तालिबान ने अभी तक अफगानिस्तान के अलावा जिस एक देश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वह पाकिस्तान ही है। यह कहानी आगे चलकर सिरे से बदल जाएगी। ऐसा मानने की जल्दबाजी न तो हमें करनी चाहिए और न ही पाकिस्तान को करनी चाहिए। 1996 से 2001 के बीच चली तालिबान सत्ता का पहला नुकसान पाकिस्तान को यह झेलना पड़ा कि संप्रभुता, सॉवरेनिटी के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं बचा। पाकिस्तानी शासक जनरल परवेज मुशर्रफ सन 2006 में अमेरिका गए तो वहां एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अमेरिकी उप विदेश मंत्री रिचर्ड आर्मिटेज ने 9/11 के बाद 9/11 के बाद अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज भेजने का फैसला होते ही मुशर्रफ के खुफिया सलाहकार को इन शब्दों में खुली धमकी दी थी: बमबारी झेलने के लिए तैयार हो जाओ, बी प्रिपेयर्ड फॉर द बॉम्बिंग। पाषाण युग में वापस लौट जाने के लिए तैयार हो जाओ, बी रेडी टू गो बैक टू स्टोन एज। किसी मार खाए बच्चे की तरह मुशर्रफ ने टीवी एंकर से कहा। मेरे ख्याल से यह बहुत असभ्य टिप्पणी थी। तब से अब तक न जाने कितने ऐसे मौके आ चुके हैं जब अमेरिका के छोटे स्तर के अधिकारियों ने भी पाकिस्तानी अफसरों और राजनयिकों को सार्वजनिक मंचों से डांटा है, पाकिस्तान का सहायता बजट काट देने की धमकी दी है और पिछले कुछ सालों से तो काट भी रखा है। इसका नुकसान पाकिस्तान को यह हुआ है कि उसे अपनी कई जरूरी परियोजनाओं में कटौती करनी पड़ी है और पिछले कुछ सालों से विकास और उम्मीद के नाम पर पूरी तरह जाकर चीन की गोद में ही बैठ जाना पड़ा है। याद रखना जरूरी है कि इस प्रक्रिया की शुरुआत तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता में आने और पाकिस्तान से सटे उसके सीमावर्ती इलाकों के अलकायदा का गढ़ बन जाने के साथ हुई थी। पाकिस्तानी शासक सार्वजनिक मंचों पर इसको अपनी मजबूरी की तरह पेश करते रहे हैं, लेकिन तालिबान के उभरने से लेकर अलकायदा के जड़ जमाने तक हर घटना में कदम कदम पर उनकी सक्रिय भागीदारी रही है। बेनजीर भुट्टो ने 1993 में सत्ता में आने के साथ ही अफगानिस्तान की गुरबुद्दीन हिकमतयार सरकार को बाईपास करने के रास्ते ढूंढने शुरू कर दिए थे। वहां से रूस के हटने के बाद बनी यह सरकार पाकिस्तान की कठपुतली की तरह काम नहीं कर रही थी। उस पर दबाव बनाने के लिए बेनजीर को अफगान नौजवानों के जुझारू जत्थे भर तैयार करने थे। इसके लिए उधर से विस्थापित होकर पाकिस्तान के सीमावर्ती मदरसों में पढ़ने आए नौजवान उनके पास पहले से मौजूद थे। साथ में सऊदी अरब अपनी कट्टरपंथी विचारधारा के प्रचार के लिए थैलियां खोले बैठा था। उनके बाद नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ ने भी मौके बेमौके
पहाड़ों में भटक रहे उस लंबे ऊंचे सूरमा ओसामा बिन लादेन की बहादुरी के गीत गाए और पाकिस्तानी जनता में मौजूद अमेरिका विरोधी गुस्से का फायदा उठाया। कुछ समय तक ऐसा लगता रहा कि अमेरिकी धौंस धमकी बर्दाश्त करना पाकिस्तान के लिए कोई असाधारण बात तो है नहीं, खासकर तब जब इसके बल पर पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था चलती जा रही हो और भारत पाक टकराव में अमेरिका का झुकाव भारत से ज्यादा पाकिस्तान की तरफ बना रहे। लेकिन इस स्थिति में एक बड़ा बदलाव सन 2005 में और फिर सन 2007 में आया। पहले भारत अमेरिका परमाणु समझौते पर दस्तखत हुए, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने पाकिस्तान को किनारे रखते हुए भारत को अमेरिका के साथ लगभग रणनीतिक सहयोगी जैसी भूमिका में ला दिया। इस तरह सार्वजनिक मंचों पर अरसे से बना हुआ भारत पाक युग्म टूट गया और इससे यह संकेत गया कि भारत को आगे रखकर अपने घपलों से दुनिया की नजर हटाने के पाकिस्तानी प्रयास अब कारगर नहीं हो पाएंगे। फिर 2007 में पाकिस्तान के 7 केंद्र शासित सीमावर्ती कबायली जिलों बाजौर, मोहम्मद, खैबर, ओरकजई, कुर्रम, नॉर्थ वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान को मिलाकर बने इलाके फाटा फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज में 13 संगठनों को मिलाकर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP का गठन हुआ। इसके आतंकियों ने दक्षिणी पंजाब और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों में अपने घुसपैठ के दम पर 5 साल के अंदर न सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत बल्कि समूचे दक्षिण एशिया की नाक में दम कर दिया। सबसे पहले उन्होंने दिसंबर 2007 के अंत में खुद बेनजीर भुट्टो की हत्या की, जिन्होंने तालिबान के गठन में मुख्य भूमिका निभाई थी। शुरू में इसके लिए परवेज मुशर्रफ को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन फिर पूर्वी अफगानिस्तान में TTP से जुड़े एक 16 साल के लड़के ने कबूल किया कि वह घटना स्थल पर सुसाइड वेस्ट पहनकर बैकअप के तौर पर तैयार बैठा था। बेनजीर अगर किसी कारणवश पहले फिदायीन से बच जाती तो वही उनका काम तमाम कर देता। फिर नवंबर 2008 में मुंबई का आतंकी हमला हुआ और जिसके सारे रहस्यों से अभी तक पर्दा नहीं हट सका है, लेकिन अजमल कसाब की गिरफ्तारी से दुनिया के सामने यह स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान के सैन्य और खुफिया ढांचे में आतंकी तत्वों की आवाजाही है और यह पूरी दुनिया के सभ्य जीवन के सामने एक बहुत बड़ा खतरा है। फिर 3 मार्च 2009 को पाकिस्तान दौरे पर गई श्रीलंका क्रिकेट टीम की बस पर आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद से पाकिस्तान अपने सबसे लोकप्रिय खेल के अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों से हाथ धो बैठा और इसका चरम रूप देखने को मिला 8 जून 2014 को पेशावर में एक सैनिक स्कूल पर हुए बर्बर हमले में, जिसमें 132 बच्चों समेत 150 से ज्यादा लोग मौत के घाट उतार दिए गए। पाकिस्तानी इन्हीं घटनाओं के आधार पर खुद को आतंकवाद का शिकार बताते हैं। यह भी सही है कि उस समय पाकिस्तान ने TTP के खिलाफ कुछ बड़े फौजी अभियान चलाए और कई बड़े तालिबानी आतंकियों का सफाया किया, लेकिन यह बताते हुए इसकी पीछे की प्रक्रिया पाकिस्तानी शासक और उनके अफसर गोल कर जाते हैं। उस बिंदुओं के रूप में कहें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 5 मुख्य टकराव हैं जो तालिबान के सत्ता में पहुंचने से कुछ देर टाले या उलझाए जा सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं किए जा सकते। पहला, संप्रभुता से जुड़ी चिंताएं। दूसरा, सुरक्षा संबंधी हित। तीसरा, भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल समीकरणों में बदलाव। चौथा, सीमावर्ती इलाकों से जुड़े मसले और पांचवा, व्यापार और पारगमन। ध्यान रहे, तालिबान के पहली बार सत्ता में आने पर सिर्फ 3 देशों ने उसे राजनीतिक मान्यता दी थी, खुद पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात UAE। लेकिन तालिबानी नेता पिछले तजुर्बे से अब इतना तो जान गए हैं कि अपनी गर्दन 1-2 देशों के हाथ में देकर सत्ता संभालना उनके लिए नामुमकिन है। इसीलिए उनके प्रतिनिधिमंडल इस बार सत्ता में आने के पहले से ईरान, चीन और रूस को साधने में जुटे रहे हैं और सऊदी अरब के धुर विरोधी खाड़ी देश कतर में उन्होंने अपना राजनयिक दफ्तर बना रखा है।
इससे दो बातें तय हो जाती हैं। एक यह कि पाकिस्तान को पहले तालिबान शासन की तरह, पिछले वाले तालिबान शासन की तरह इस बार अफगानिस्तान तश्तरी में सजा कर नहीं मिलने वाला है। और दूसरी बात यह है कि तालिबान से ज़्यादा सटने में उसका सिर्फ फायदा ही फायदा नहीं है, इसके कुछ भारी नुकसान भी उसे जल्द ही उठाने पड़ेंगे।